नमस्कार नहीं वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी हैट्रिक कंप्लीट कर ली है। इनकी ओथ हो चुकी है 2014, 2019, 2024। ही इज अगेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इससे पहले केयर टेकर पीएम थे। और अब दुनिया क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछ रही है, आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं इंटरनेशनली कि ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा। मोदी जी वापस पावर में आ गए, हालांकि अब कोलिशन गवर्नमेंट के साथ आए हैं, फुल मेजोरिटी के साथ पावर में नहीं आए। मगर व्हाट डज इट मीन फॉर द वर्ल्ड? इंडिया की विदेश नीति क्या होने वाली है, पूरी दुनिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नाउ सबसे पहले तो ना, इंडिया की विदेश नीति में मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा नेबरहुड, आसपास के देश। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बहुत ही फेमस कोट है, और आप अगर मुझसे पूछें तो जियो पॉलिटिक्स में मैं कहूंगा कि ये वन ऑफ द टॉप 3 बेस्ट कोट्स ऑफ ऑल टाइम है। इन्होंने कहा था कि अपने दोस्त आप बदल सकते हो, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। अपने पड़ोसी जियो पॉलिटिक्स में आप नहीं बदल सकते। दोस्ती एक बार को रशिया से थी, अब फ्रांस के साथ हो गई है, कल को जापान के साथ होगी, बट ज्योग्राफी अनफॉर्चुनेटली आप चेंज नहीं कर सकते। और इंडिया के रक्षा मंत्री कई बार ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं ऊपर वाले से कि किसी को भी ऐसा पड़ोसी ना मिले जैसा हमें मिला हुआ है। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि इस बात का कंसर्न काफी हद तक बढ़ गया था कि इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशंस खराब हो रहे हैं। नाउ ये कंसर्न प्रेडोमिनेटली सामने आया जब चाइना अग्रेसिव हो गया। पाकिस्तान जो पहले था वैसा ही है। नेपाल में केपी ओली के दौरान काफी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स आई, और फिर हमने देखा कि मालदीव्स भी काफी अब एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहा था। नाउ आज के समय में आपको बता दूं, चाइना पाकिस्तान को छोड़ के, नाउ चाइना का केस बिल्कुल ही अलग है। चाइना अग्रेशन ना सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट, ये ताइवान, जापान, फिलीपींस, ऑलमोस्ट हर कंट्री जो इनके आसपास है उसके अगेंस्ट अग्रेशन दिखा रहा है। आपको याद होगा फरवरी 2024 में रशिया के भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे। उन डॉक्यूमेंट से पता लगा कि इवन रशियन गवर्नमेंट कंसर्न है कि कल को चाइना ईस्टर्न रशिया के अगेंस्ट कुछ अग्रेशन ना दिखा दे, रशिया की जो जमीन है ये कैप्चर ना कर ले। तो चाइना का अलग ही केस है। मगर बाकी कंट्रीज को अगर हम देखें माइनस पाकिस्तान, इंडिया के रिलेशंस उनके साथ धीरे धीरे बेटर हो रहे हैं। और जो रिसेंट ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई है पीएम मोदी की, जिस पर मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा कुछ ही देर में, उसमें हमने ये देखा कि एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया के आसपास के सभी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनको हमने इनवाइट किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे लिस्ट, श्रीलंका के प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स, पीएम ऑफ बांग्लादेश, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, इन सभी को इन्वाइट किया गया और ये भारत में आए हैं। सबसे सरप्राइजिंग था ये देखना कि मोहम्मद मुइज़ू ने किसी और को नहीं भेजा, इन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट किया। ये कहा कि मैं ऑनर्ड फील कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी में मुझे बुलाया गया है। और उसके अलावा मुइज़ू ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी कि मालदीव्स और इंडिया के रिलेशंस सही दिशा में जा रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन मालदीव्स का बढ़ता कर्ज भी है। मुइज़ू अब धीरे धीरे ये बात रियलाइज कर रहे होंगे कि चाइना लॉन्ग टर्म में डेट के मामले में मालदीव्स को नहीं बचा पाएगा। इवेंचुअली इनको अगर हेल्प चाहिए तो इंडिया से ही आएगी। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा संकेत है कि मालदीव्स ने थोड़े हिंट देने स्टार्ट कर दिए हैं कि जो इनकी बहुत ज़्यादा एक एंटी इंडिया पॉलिसी थी उसको लेकर ये यू टर्न ले सकते हैं। अभी यू टर्न लिया नहीं है, बट ये संकेत दे रहे हैं कि दिस कैन हैपन। उसके अलावा अगर हम देखें बांग्लादेश को, बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। बहुत ही जल्द पॉसिबिलिटी है कि चाबहार पोर्ट और सितवे पोर्ट के बाद जो तीसरा इंटरनेशनल पोर्ट जो इंडिया के अंडर होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर होगा, वो बांग्लादेश का मोंगला टर्मिनल हो सकता है। पूरा पोर्ट तो नहीं, मगर मोंगला पोर्ट का एक टर्मिनल है, वो इंडिया के पास आ सकता है। दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। फिर उसके अलावा अगर हम देखें सेशल्स को, तो वहां पर देखिए बात अटकी हुई है। हमारा बहुत ही लंबे समय से एक प्रोजेक्ट है कि सेशल्स के जो एजम्पशन आइलैंड है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड है इंडियन ओशन में, वहां पर हम मिलिट्री बेस बना दे। ये मामला थोड़ा सा अटक गया था, इस पर अभी काम होना बाकी है, बट स्टिल बातचीत हो रही है। सेशल्स की तरफ से कोई एंटी इंडिया स्टेटमेंट आई नहीं है, चाइना का प्रभाव वहां पे बड़ा नहीं है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि सिचुएशन यहां पर कंट्रोल में है। तो मॉरिशस का जो आगालेगा आइलैंड है, ये ऑलमोस्ट इंडिया का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवरसीज मिलिट्री बेस बन गया है। ऑफिशियली इसको नहीं कहा जाता, मगर यहाँ पे एयर स्ट्रिप और जेटी तैयार हो चुकी है। कल को इंडिया मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगालेगा आइलैंड को इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर मैं आस पड़ोस की बात करूं तो पाकिस्तान, चाइना के अलावा बाकी कंट्री से धीरे धीरे रिलेशंस हमारे सुधर रहे हैं।
कुछ मैं ये कहूंगा कि ज्यादा चिंता करने की स्थिति फॉर द टाइम बिंग नहीं बनी हुई। फिर हम आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ। जी हाँ, मैं यही कहूंगा, इंडिया का जो इमीडिएट नेबरहुड है उसके बाद डायरेक्टली हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं यूएसए के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसके साथ जब हम ट्रेड करते हैं हमें फायदा होता है, हम यूएसए को ज्यादा बेचते हैं कंपेयर टू व्हाट यूएसए एक्सपोर्ट्स टू अस। और जो बाइडेन कई बार कह चुके हैं कि इंडिया यूएस रिलेशन सबसे ज्यादा डिफाइनिंग रिलेशंस होंगे ऑफ द 21st सेंचुरी। मगर यूएसए के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें ना, तो इनके मीडिया ने एक बात क्लियर कर दी है कि यूएस गवर्नमेंट, यूएस मीडिया, यूएस में बाकी जो मेजर कंपनीज हैं, सब लोग बहुत खुश हैं कि पीएम मोदी को कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिली। यहाँ पे आप देख पाओगे, ब्लूमबर्ग का आर्टिकल आपको दिख जाएगा, ए चस्टेंड मोदी कुड बी मोर रिलायबल पार्टनर टू द यूएस। ये यूएस खुद मानता है कि जब मोदी जी के पास फुल मेजॉरिटी थी तो ये काबू में नहीं आ रहे थे। मतलब कई मामलों में यूएसए को अगर मान लो कुछ अपना काम निकलवाना है तो एक फुल मेजॉरिटी वाला पीएम, आप कह लीजिए, उसके पास कंप्लीट फ्रीडम होती है, वो यूएस जैसी कंट्री को भी मना कर सकता है। नहीं तो वैसे आप अगर देखो, यूएसए को इंटरनेशनली कोई कंट्री मना कर दे, कोई लीडर मना कर दे, इमरान खान जैसा हाल होता है। बट अब इस पर्टिकुलर केस में ना, सिंस एक कोलिशन गवर्नमेंट इंडिया चला रहा होगा, इनका मीडिया खुश है, क्योंकि अब यहाँ पे सरकार भी सोचेगी कि यूएसए को मना कर दिया, कल को ये फिर गेम ना कोई स्टार्ट कर दे कि अचानक से कोलिशन पार्टनर कोई नाराज हो गया, कोई रूठ गया, प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। तो जो इन्होंने ये वर्ड यूज किया ना, चास्टेंड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप अगर डिक्शनरी में देखोगे इसका मतलब ये होता है किसी को दंड देकर ना हम्बल कर देना, बिल्कुल किसी को डिसिप्लिन में ले आना, एक ऐसा डिसिप्लिन जिससे कोई आदमी प्रॉपरली ऑर्डर्स फॉलो करना स्टार्ट कर दे। तो ये यूएसए का मानना है। अगेन, ये कितना रियल होगा कितना रियल नहीं होगा इसके बारे में हमको वक्त ही बताएगा। और साथ ही साथ वैसे मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा कि अब पाकिस्तान ने भी, मैं पहली बार देख रहा हूँ पाकिस्तान इस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहा है। अब ओपनली जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं टू यूएसए, ये खुल के कह रहे हैं कि यूएसए को ओवर अलाइन नहीं होना चाहिए विद इंडिया। यूएस बहुत ज़्यादा अलाइन कर चुका है खुद को विद इंडिया और इससे लॉन्ग टर्म में इनको लॉस होगा। तो ये जो लैंग्वेज है, पहले पाकिस्तान बहुत ही दबे शब्दों में कहता था, अब ये बात खुल के कह रहा है ना। फिर अगर हम बात करें रशिया की, देखिए रशिया को कुछ इतना फर्क पड़ता नहीं है इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट आए ना आए, फुल मेजोरिटी की सरकार आए। इन्हें यह बताए कि इंडिया की एनर्जी नीड्स है और रशिया से बहुत कुछ इंडिया इंपोर्ट करता रहेगा। ऑयल इंपोर्ट किया था इन द पास्ट, आगे भी इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता रहेगा। कोयले का भी हम देख रहे हैं कि सेम केस होने वाला है। इंडिया इन द फ्यूचर और ज्यादा कोयला इंपोर्ट करेगा फ्रॉम रशिया। उसके अलावा इस साल के अंत में एक वीजा फ्री टूरिज्म पैक्ट भी साइन होने वाला है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो इंडिया रशिया रिलेशंस में मैं कहूंगा कोई इतनी प्रॉब्लम अभी के लिए दिख नहीं रही। ब्रिक्स में हो सकता है कि एक इशू ये सामने आए कि रशिया, पाकिस्तान और टर्की को बुलाना चाहे ब्रिक्स में, वहां पे हो सकता है कि इंडिया ऑब्जेक्शन करे। उसके अलावा आप अगर देखो तो दोनों कंट्रीज में कोई इतने इश्यूज अभी के लिए है नहीं। फिर बात करते हैं हम चाइना की। चाइना का भी देखिए सेम केस है। इंडिया में सिंस एक फुल मेजोरिटी के साथ पार्टी नहीं होगी, एक कोलिशन गवर्नमेंट है, इस बात को लेकर चाइना काफी खुश है। इस पर काफी आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए थे कि व्हाई द चाइनीज आर चियरिंग ए रिड्यूस्ड मोदी मैंडेट। इसका रीजन सिंपली यही है, ग्लोबल टाइम्स का ये कहना है कि अब इकोनॉमिक रिफॉर्म ना होते, ये ग्लोबल टाइम्स के कई एक्सपर्ट्स ने खुल के कहा है कि मोदी क्लेम्स विक्ट्री विद अलायंस विनिंग ओनली नैरो मेजॉरिटी। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना मुश्किल इसलिए होगा, ये पूरा इनके आर्टिकल में लिखा है, क्योंकि अब क्या है कि बजट जब बनेगा ना, पहले बजट में बहुत सारी अलॉटमेंट होती थी केपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्चा जाएगा, लॉन्ग टर्म थिंकिंग होगी। अभी के लिए कोई स्कीम हम लॉन्च नहीं कर रहे कि हर किसी को 1000 रुपये, हर किसी को 2000 रुपये। हम अभी पैसा इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आएगी, देश को लॉन्ग टर्म में डिविडेंड्स मिलेंगे। अब वो सब होना मुश्किल है। जो कोलिशन गवर्नमेंट की पार्टीज है उनका प्रेशर होगा कि लोगों में पैसा बांटो, जो पहले की तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम बढ़ाकर रखते थे ये अब नहीं चलेगा। तो अब देखना होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हो पाएंगे, बजट कैसा बनेगा, इट रिमेन्स टू बी सीन। और फाइनली मैं अगर बात करूं यहाँ पर इंडो पैसिफिक की, तो पीएम मोदी ने देखो 2019 में शुरू किया था इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, जिसका एक एक्रोनिम काफी फेमस है, IPOI। इसके अंडर इंडिया देखिए ये कोशिश कर रहा है कि इंडियन ओशन रीजन में फ्रीडम प्रमोट की जाए और कोई एक देश बाकी कंट्रीज के जो राइट्स हैं उन्हें डैमेज करना ना शुरू कर दे। ऑलरेडी IPOI में 12 कंट्रीज एंटर हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया तो एक बहुत ही बड़ा सपोर्टर है इंडिया के IPOI का, और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि और कंट्रीज इसे ज्वाइन करें। तो इसमें मुझे लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। इंडिया जो इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव है इसको प्रॉपरली आगे पुश करता रहेगा। और फाइनली यहाँ पे मुझको वैसे बात करना पड़ेगा अफ्रीका के बारे में।
अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे इंडिया को अभी बहुत सारे सॉफ्ट लोन्स बांटने थे, कई कंट्रीज के साथ रिलेशंस बिल्ड करने थे। बट अगेन अब क्वेश्चन यही है कि क्या ऐसा बजट अब इंडिया बना पाएगा जिसमें हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स के सॉफ्ट लोन दे रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज को? क्या ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। अगेन आने वाला जो बजट है इससे हमें क्लियर एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि कोलिशन गवर्नमेंट की क्या मजबूरियां हैं और फॉरेन पॉलिसी में इंडिया का प्रभाव क्या बढ़ने वाला है या घटने वाला है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, हाल ही में वो कौन सा एशियन कंट्री है जिसने एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड डेटिंग ऐप लॉन्च करी है, क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा गिर रही है। बताइए किसने किया है ये है यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस, वियतनाम, जापान, कैम्बोडिया या साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। जिंदगी में कई लोग इसी बात का वेट करते रहते हैं कि एक प्रॉपर स्टार्ट कब मिलेगी, सब कुछ परफेक्ट कब होगा। ये मौका आपके सामने आ चुका है, क्योंकि स्टडी आईक्यू का जो बैच 10 है फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, ये 10 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, बैच 10 ऑन 10th of June। इसमें आपको फायदा ये मिलता है कि आपकी तैयारी होगी फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले ही दिन आप क्लास अटेंड करोगे, एवरीथिंग विल बी फ्रेश। चैप्टर 1 से आप स्टार्ट कर रहे होगे। ऐसा नहीं है कि क्लास कई और आगे पहुंच चुकी है, आप चैप्टर 5 चैप्टर 6 पे हो, बस आप कैचअप करने की कोशिश कर रहे हो। बैच 10 से अगर आप शुरुआत करते हो, योर प्रेपरेशन विल स्टार्ट परफेक्टली। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 लिंक, इंग्लिश बैच, हिंदी बैच, इंग्लिश बैच। और इंटरेस्टिंगली पहली बार स्टडी आईक्यू ये तीनों बैचेस एक साथ 10 जून को स्टार्ट कर रहा है। तो आप अगर इंग्लिश बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ज्यादातर लोग ज्वाइन करते हैं, सिंपली इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी आईक्यू की ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, आपको आराम से ये ऐप मिल जाएगी। और यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का P2I GS फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी इकट्ठा हो जाएगी। और इस कोर्स की वैलिडिटी है 30 महीने की। तो लेट से आपका लक्ष्य अभी के लिए 2025 का यूपीएससी एग्जाम नहीं है, आप चाहते हो 2026 में या फिर उसके बाद एक प्रॉपर अटेम्प्ट दो विद प्रॉपर प्रेपरेशन, तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, और जैसे ही प्रीलिम्स आपका क्लियर होगा, मेंस एग्जाम के लिए स्टडी आईक्यू आपको इनवाइट करेगा कि अगर आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं, तो हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, दिल्ली आइए, दिल्ली में स्टडी आईक्यू के साथ तैयारी करिए। आपके रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा स्टडी आईक्यू उठाएगा और आपको हम प्रिपेयर करेंगे फॉर मेंस एंड इवेंचुअली यूपीएससी इंटरव्यू। तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज, बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है कभी भी ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइस विल स्टार्ट फॉलोइंग। यहाँ पे वैसे आपको और भी कोड दिख रहे होंगे, जैसे कि ओनली फॉर टुडे और ये लाइव। इनको आप अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, ऑलवेज यूज द कोड PD10, यू विल गेट द मैक्स डिस्काउंट। और सिर्फ 1000 रुपये पर मंथ पे करके आप घर बैठ के, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सब कुछ ऑनलाइन ही मिलेगा, आपकी घर में किताबें भी सेंड की जाएगी थ्रू स्टडी आईक्यू। ये सब आपको मिलेगा मात्र 1000 रुपये पर मंथ में। आप अगर सोच कर देखिए, 30 मंथ कोर्स, 30,000 रुपीज। सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।